अगर एक पानी और मिल जाए तो मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। आप लीजिए ना। 10 मिनट के नाम पर मुस्तैदी देखिए। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि शायद मैं ना आ पाता, लेकिन मैंने सोचा कि न जाऊंगा तो मेरे मित्र विनोद तिवारी को पूरा 40 मिनट का वक्त मिलेगा और ये सिक्का जमा देंगे। आप जानते हैं कि मित्रों की कामयाबी से ज्यादा कोई चीज नहीं सालती। तो इसीलिए बहुत मुश्किल परिस्थितियों में मैं आ गया और आपके सामने हूं। आपने देखा कि 20-25 मिनट में खत्म कर ही दिया इन्होंने। अभी भूत का उपचार कहानी की चर्चा हुई। शायद उदयन जी ने पहले किया था और फिर विनोद जी की बात से ही पता चला। मेरी भी बड़ी प्रिय कहानियों में वो है, अगर वो कहानी है तो। और मुझे लगता है कि वो कहानी है। मुक्तिबोध की बहुत सारी कहानियों के बारे में मैं कह सकता हूं कि वो कहानी नहीं है, लेकिन भूत का उपचार कहानी है। क्योंकि उसमें होता क्या है कि जिस कहानी को वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उसका चरित्र उनके सामने आ गया है और वो ये कह रहा है कि तुम मुझे बिल्कुल गलत तरीके से देख रहे हो। तो वो गलत तरीके से कैसे देख रहे हैं, कहानी इसी में चलती है। और अंत इससे होता है कि वाचक कहता है कि ये भूत मेरे पीछे पड़ गया है और उपाय यही है कि इस भूत को मार भगाया जाए, यानी कहानी यहीं छोड़ दी जाए। तो आप देखेंगे कि कहानी पूरी नहीं हो पा रही है यह कहते हुए कहानी दरअसल पूरी की जा रही है। यह वैसे ही है, एक तरह की हिकमत है कि आप कोई बात किसी को कह दें और उसके बाद कहें कि यह बात मैं आपको नहीं बताऊंगा। यह उसी तरह की कहानी है जो इस डिवाइस का इस्तेमाल करती है और इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मेरे पसंद होने का एक दूसरा कारण भी है और वो ये कि सिर्फ एक डिवाइस के रूप में नहीं, बल्कि मुक्तिबोध के पूरे सोचने के पैटर्न के बारे में भी ये कहानी बड़े महत्वपूर्ण संकेत देती है। जब मुक्तिबोध शुरू में तंज करते हैं कि मूर्खता को ही कला मान बैठता, तो कहानी पूरी हो जाती। तो यह तंज किस चीज के बारे में है? यह तंज इस विषय में है कि जो चिराचरित रूढ़ियां हैं, अगर उनका पालन करने के लिए मैं अपने को खुला छोड़ देता तो कहानी पूरी हो सकती थी। एक निम्न मध्यवर्गीय पात्र, और कैसा होना चाहिए? अवसन्न होना चाहिए, उसके अंदर कुंठा होनी चाहिए, उसके अंदर अपने जीवन में जो पराजय मिल रही है उस पराजय की बहुत अधिक बेचैनी होनी चाहिए और उस जीत को हासिल करने की इच्छा होनी चाहिए जो उसे नहीं मिल सकती क्योंकि वो दुनियादार नहीं है। तो ये अवसन्नता, यह पराजय बोध, ये हार, इसका वर्णन करेंगे आप तो एक निम्न मध्यवर्गीय पात्र पूरा का पूरा खड़ा हो जाएगा। जबकि वो जो पात्र है वो उनके सामने आता है और ये कहता है कि तुम क्या जानो कि मेरे भीतर की दुनिया क्या है। मैं विज्ञान की दुनिया में नई नई संगतियों की खोज करता हूं और उसमें एक अद्भुत विश्वात्मक रोमांस है। तो मेरे अंदर का जो यह समृद्ध पक्ष है तुम इसके बारे में जानते ही नहीं हो और तुमने एक टाइप बना रखा है। टाइप शब्द मैं जानबूझकर कह रहा हूं क्योंकि हम आगे देखेंगे कि कैसे इस तरह के सारे वर्गीकरण मुक्तिबोध के सामने फेल हो जाते हैं कि तुमने एक टाइप बना रखा है। तुमको लगता है कि निम्न मध्यवर्गीय पात्र को ऐसा ही होना चाहिए और तुम उसी रूप में मुझको पेंट करना चाहते हो और इसीलिए कहानी आगे नहीं बढ़ रही है। तो यह कहानी मुझे इसलिए भी पसंद है कि इससे आपको यह संकेत मिलता है कि मुक्तिबोध के यहां जो आपके पहले से उपलब्ध वर्गीकरण हैं वो बहुत काम नहीं आते। आप क्या सोचते हैं, कहीं व्यक्ति चरित्र होगा या फिर टाइप होगा? कहानी या तो सामाजिक होगी या मनोवैज्ञानिक होगी। ये सारे वर्गीकरण वहां व्यर्थ हो जाते हैं। मैंने तकरीबन 10 साल पहले अपूर्वानंद के संपादन में मुक्तिबोध पर एक लेख लिखा था और वह संपादन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको कि वह संपादक के दृष्टि कैसे आपके लेख को बेहतर बना सकती है, उसका भी एक नमूना है। तो उसको लिखते हुए मैंने जो बात कही, मैं अब आज भी उस पर कायम हूं और मुझे लगता है कि मैं थोड़े संशोधन के साथ उस बात को दोबारा कहूंगा। लेकिन उस समय मैंने ये लिखा था कि चरित्रों और कथा स्थितियों की कल्पना के मामले में वे आसान रास्ते का चुनाव करने वाले कहानीकार नहीं हैं।
वे हर जगह उस जटिलता में उतरते दिखाई पड़ते हैं जहां व्यक्ति और टाइप, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जैसे प्रचलित वर्गीकरण विश्लेषण की दृष्टि से कारगर नहीं रह जाते। थोड़ा सा हिस्सा और पढ़ देता हूं। एक ओर आप पाते हैं कि वे वर्गीय प्रश्न के प्रति बेहद सजग कथाकार हैं और उनकी बहुत कम कहानियां ऐसी हैं जहां मौजूदा समाज व्यवस्था के भीतर पात्र की वर्गीय अवस्थिति के मसले को अनछुआ छोड़ दिया गया है। पर दूसरी ओर पारंपरिक अर्थ में प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव कहे जाने वाले पात्र उनके यहां नहीं मिलते, जिसकी कि वर्गीय प्रश्न के प्रति सजग कथाकार से प्रायः उम्मीद की जाती है। एक ओर वे जिन समस्याओं से लगातार टकराते हैं वे पूंजी के तंत्र में उगी हुई ठेठ सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक ऐतिहासिक समस्याएं, और इसी रूप में इनकी पहचान वे बतौर कथाकार करते हैं। पर दूसरी ओर उनकी कथा बाहर के घटना संकुल संसार में उतनी नहीं चलती जितनी कि अंदर के भाव विचार में संसार में, यानी वे मैन इन एक्शन के नहीं, मैन इन कॉन्टेम्पलेशन के कथाकार लगते हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक कथाधारा का गुण बताया जाता है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों चीजों का कुछ ऐसा क्या नया शब्द चला है, रिमिक्स, कुछ ऐसी रिमिक्सिंग है मुक्तिबोध के यहां कि आप बहुत आसानी से उनको किसी एक श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। हालांकि अब दोबारा मुक्तिबोध को पढ़ते हुए मुझे यह भी महसूस हुआ कि उनके यहां मनोवैज्ञानिक कथाकारों के यहां मिलने वाली कुछ विशेषताएं बहुत मुखर हैं। जैसे आप सामान्यतः एक मार्क्सवादी से क्या उम्मीद करते हैं कि वो किसी भी वैचारिक या विचारधारात्मक रुझान की जड़ों को सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों में ढूंढेगा, लेकिन एक कहानी जिसका जिक्र अभी विनोद भाई ने किया, सतह से उठता आदमी, उस कहानी को आप देखिए तो जो रामनारायण है, रामनारायण के चरित्र की जितनी विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं उसकी व्यक्तिगत कुंठाओं से पैदा हुई हैं, या आप कह सकते हैं कि वो घरेलू परिस्थिति से पैदा हुई हैं जिनसे वो व्यक्तिगत कुंठाएं निर्मित हुई और जिनसे वो वैचारिक रुझान निर्धारित हो रहे हैं। ठीक उसी तरह संग्रह में एक कहानी उससे ठीक पहले है, विद्रूप, जिसका पात्र है सरवटे। सरवटे बड़ा विचित्र व्यक्ति है, कोई उसकी अगर मदद कर दे तो उससे जीवन भर घृणा करता है और वो अपनी गरीबी को बहुत महिमा मंडित करता है। तो उसकी पत्नी इसके बारे में बताते हुए कहती है कि वह अपनी श्रेणी से नीचे गिरा हुआ व्यक्ति है और इसीलिए उस श्रेणी से इतनी घृणा करता है। अब आप देखिए कि ये यहां दोनों चीजें कैसे मिल रही हैं। एक तो श्रेणी की चर्चा है, वर्ग की चर्चा है, जो बिल्कुल सामाजिक ऐतिहासिक सत्य की तरह सामने है, लेकिन जो रुझान है उस रुझान में कोई विचारधारात्मक तत्व नहीं है, उस रुझान में कुंठा का तत्व है जो कि मनोवैज्ञानिक कथाकारों के द्वारा देखा जाने वाला रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि मुक्तिबोध के यहां ये आसान वर्गीकरण आपके बिल्कुल काम के नहीं होंगे और इसीलिए वो आलोचकों के लिए एक चुनौती बन जाते हैं। आलोचकों के लिए चुनौती वो दूसरी दृष्टि से भी बनते हैं। बस इसी पर मैं खत्म करूंगा, लेकिन शायद लंबी है। संक्षेप में वो ये कि जो विनोद जी ने भी कहा कि किसी विधा के ढांचे में बंधते नहीं है मुक्तिबोध। उन्होंने इसको प्रशंसा में कहा, मैं भी इसको प्रशंसा में कहता रहा हूं बहुत सारे लोगों के संदर्भ में, लेकिन मुक्तिबोध के यहां मैं इसको बहुत तारीफ में नहीं कहूंगा और उसके लिए मेरे पास एक ठोस कारण है। जब मैंने 2015 में अपना लेख लिखा तो मैंने उसमें यह कहा कि विचारक और कथाकार का बहुत अच्छा सहअस्तित्व मुक्तिबोध के यहां नहीं मिलता है और कई बार लगता है कि वो मूलतः स्वभावतः कथाकार हैं नहीं, विचारक हैं। एक विचारक जो कहानी की परिस्थितियां निर्मित करता है अपने लिए, उस विचार को सामने लाने के लिए। तो संपादक अपूर्वानंद थे, उन्होंने पढ़ने के बाद कहा कि भाई अगर इस तरह से सोचा जाएगा तब तो टैगोर से लेकर जैनेन्द्र अज्ञेय तक बहुत सारे लोग आपके पैमाने पर अलग हो जाएंगे। उनके कहने का मतलब था कि बहुत छिद्रदार है, बिना रफू किए हुए लेख छप नहीं सकता। तो मैंने रफूगरी की और मुझे आज भी दुख है कि मैंने रफूगरी में जो काम किया, एक लंबा एंड नोट लिखा जो मेरे ख्याल से सबसे जरूरी चीज है अगर कोई बहस करना चाहता है या चाहती है, पर उस लेख पर जो भी प्रतिक्रियाएं आई उन्होंने उसको एंड नोट मानकर बिल्कुल छोड़ दिया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि क्यों विचारक और कथाकार वाली बात को मैं बहुत एम्फेसिस देकर मुक्तिबोध के प्रसंग में दोहराना चाहता हूं। देखिए, ये आत्यंतिक रूप से भिन्न श्रेणियां नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई तेल और पानी मिलाया जा रहा है,
लेकिन मिलावट में किसका रंग गहरा होगा यह आपको किसी भी रचना को पढ़ते हुए पता चलता है। और विचारक और कथाकार एक मायने में थोड़े अलग तो हैं ही। विचारक जो है वो सामान्यीकरण और अमूर्तन की दिशा में जाता है, जबकि कथाकार को विशिष्ट और मूर्त के साथ एंगेज करना पड़ता है। और आप जानते हैं कि भाषा में ही विचार हो सकता है। भाषा विचार को व्यक्त नहीं करती है, भाषा विचार करती है। यानी आप भाषा में विचार को कहीं पहुंचाते नहीं हैं, आप भाषा में विचार करते हैं। लेकिन जो कथाकार है वो जिन चीजों को आपके सामने रख रहा है वो भाषा में दरअसल व्यक्त कर रहा है, क्योंकि उसमें कथा स्थितियां हैं, चरित्र हैं जो भाषा के बगैर भी हो सकती हैं। और इसीलिए बाद में पढ़ते हुए मैंने देखा कि जोनाथन कुल्लर ने भी इस चीज की चर्चा की कि आखिर कहानी और उपन्यास का एडेप्टेशन क्यों हो सकता है अन्य माध्यमों में। वो इसीलिए हो सकता है कि आखिरकार उसमें भाषा से विलग भी कुछ चीजें हैं, और वही है जिसको एक माध्यम से लेकर दूसरे माध्यम में हम जाते हैं। और जो सबसे ज्यादा चुनौती उठाने वाला फिल्मकार होता है वो ऐसी कहानियां चुनता है जिसमें भाषा से अलग की जाने वाली चीजें बमुश्किल निकल पाती हैं। तो माध्यम एक चुनौती बन जाता है। जैसे कुमार शाहनी को अगर चुनना है तो निर्मल वर्मा को चुनेंगे। क्यों? इसलिए कि वो निर्मल वर्मा के यहां घटना और चरित्र उस तरह से भाषा से अलग नहीं है, भाषा बहुत गहरा प्रभाव रखती है। तो कथाकार एक चुनौती देता है और फिल्मकार उस चुनौती को ग्रहण करता है। बहरहाल, तो ये जो एंगेजमेंट है, इस एंगेजमेंट को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। यह नहीं है कि चूंकि आपने अपनी रचना पर लेबल लगाया है कहानी, तो अब आपको चरित्र और कथा स्थितियों के साथ एंगेज होना ही पड़ेगा, आप बाध्य हो गए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यह सत्य या यथार्थ को आयत्त करने की एक अलग पद्धति है जिसका अवमूल्यन नहीं किया जाना चाहिए। आप सोचिए कि कफन कहानी को अगर हम घीसू माधव की मस्ती और बुधिया की मौत से अलग करके मधुशाला में जो दोनों बाप बेटों के बीच में संवाद चल रहा है सिर्फ उसी में पढ़ना चाहें तो कैसी कफन कहानी होगी? वो आधी अधूरी भी नहीं होगी, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। आप मधुशाला में बैठकर जो दोनों बाप बेटे संवाद कर रहे हैं, आप उसको हटा भी दीजिए, जो कि वैचारिक है, संवाद है, भाषा में है, पूरी तरह विचार है। आप उसको निकाल भी दीजिए और यह घटना रह जाए कि बुधिया मर गई, कफन का पैसा बेच करके दोनों ने दारू पी ली, यह घटना रह जाए तो कहानी रह जाएगी। लेकिन यह घटना निकाल दी जाए, कहानी नहीं रहेगी। तो मेरा यह कहना है, अच्छा, और इसीलिए कहानियां या कथा साहित्य हमेशा अधिक मुक्तमुखी होता है, क्योंकि जो घटनाएं हैं उनमें बहुत तरह से इंटरप्रेट किए जाने की संभावना होती है। और जैसे ही आप उन घटनाओं को, उन कथा स्थितियों को एक विचार सूत्र में ढालना चाहते हैं, आप एक तरह का रिडक्शनिज्म के शिकार होते हैं। वो घटाओवाद होगा ही होगा। आप किसी भी महान रचना को उठा लें और एक विचार सूत्र में कहना चाहें कि इसमें यह कहने की कोशिश की गई है, आप निश्चित रूप से उसको रिड्यूस कर रहे होंगे। तो मुक्तिबोध के यहां उनको पढ़ते हुए अक्सर आपको महसूस होता है, हालांकि मैं फिर एक संशोधन करूंगा कि मैंने उस वक्त लिखते हुए कहा था कि उनकी ज्यादातर कहानियां, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, ज्यादातर कहानियां ऐसी नहीं है, पर कम से कम विपात्र और क्लॉड इथरली ये दो महत्वपूर्ण और नामी कहानियां हैं जिनके बारे में कह सकता हूं कि इनको कहानी होना ही नहीं था। ये इनके अंदर से वो विधा की अनिवार्यता ध्वनित नहीं होती है। क्लॉड इथरली में जो बातें कही गई हैं, मैंने जब ये लेख लिखा और मेरे किसी मित्र ने मुझे समझाना शुरू किया कि देखो अमेरिकी साम्राज्यवाद पर कितना जबरदस्त हमला है, तो मैं मन ही मन हंसा कि लोग ये समझ रहे हैं कि मैं अमेरिकी साम्राज्यवाद वाले हमले को समझ ही नहीं पा रहा हूं क्लॉड इथरली को पढ़ते हुए। मुझे क्या ऐसा पाठक माना जा रहा है? अरे भाई, अमेरिकी साम्राज्यवाद का तो जहां आएगा मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ूंगा। तो इस लिहाज से उस कहानी के वैचारिक पक्ष के मैं बिल्कुल साथ हूं, लेकिन मुझे यह लगता है कि वो पूरी बात निबंधात्मक है और उस कहानी में जो परिस्थितियां तैयार की गई हैं वो दरअसल जुगाड़ की हुई व्यवस्था है उन बातों को सामने लाने के लिए। अब अभी आलोचना में एक लेख आने जा रहा है जिसमें मेरे उस लेख पर भी हमला किया गया है, और उसका एक आर्गुमेंट यह है कि देखिए ये कैसा व्यक्ति है जो इस बात पर गौर नहीं कर पाता कि गॉथिक स्ट्रक्चर और पान की दुकान दोनों एक साथ हैं उस कहानी में।
भाई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि उसकी वजह से मैं क्लॉड ईथरली को कहानी मान लूँ। ठीक विपात्र के बारे में मेरा ऐसा ही कहना है, और मैंने अपने लेख में विपात्र के ढेर सारे हिस्से निकाल के रखे हैं कि इससे खूबसूरत वैचारिक गद्य हो नहीं सकता है। आप इसको निबंध के रूप में अलग से रखिए। आधुनिक मनुष्य का संकट, जिसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, ठीक वही पक्षी और दीमक वाले किस्से की तरह, उस पर इससे बेहतर निबंध नहीं हो सकता है, लेकिन यह निबंध है। आखिरकार जगत और वाचक, इन दोनों की पूरी बातचीत ही है पूरे विपात्र में। कथा स्थितियां मायने नहीं रखती हैं, या बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, और इसीलिए जो नेमित चंद जैन का कहना है कि जो दूसरा हिस्सा है वो दरअसल एक अलग तरह का ड्राफ्ट है। वो शायद विपात्र का अगला एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि वो अलग तरह का ड्राफ्ट है। तो उस ड्राफ्ट में जाकर आप देखेंगे कि मुक्तिबोध को इस बात का लोभ होता है कि कथा स्थितियां और कम कर दी जाएं, और जगत और वाचक की बातों के माध्यम से जो सत्य हम कहना चाहते हैं उसको और फोर्सफुल तरीके से कहा जाए। तो एक साहित्यिक की डायरी और विपात्र, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मेरा यह कहना नहीं है कि मुझे विधाओं की परिशुद्धता की बड़ी परवाह है, कि मैं चाहता हूं कि उपन्यास उपन्यास लगे, कहानी कहानी लगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि कथा साहित्य में ठोस और मूर्त के साथ जो एंगेजमेंट होता है, उस एंगेजमेंट का सत्य को पकड़ने का जो अपना दावा है, उस दावे को, उस क्लेम को माना जाए, उसका अवमूल्यन न किया जाए। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बस आखिरी बात, कि मार्क्स ने द होली फैमिली में, पवित्र परिवार, जो यंग हेगेलियंस के खिलाफ लिखी हुई रचना थी, उसमें एजेन सू के उपन्यास द मिस्ट्रीज ऑफ पेरिस के बारे में लिखते हुए कहा कि मूर्त व्यक्तियों को अमूर्त दृष्टिकोणों में बदल दिया गया है। और वो शब्दशः उद्धरण तो याद नहीं है, लेकिन यह कहा कि इसके सारे पात्र जो कुछ कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि वो कुछ अपने मन के सचेतन प्रेरकों के आधार पर कर रहे हैं या लेखकीय इरादों को प्रतिपादित करने के लिए हैं। तो जो मूर्त है यानी वस्तु स्थितियां, वो अमूर्त के दबाव में हैं, यानी विचार के दबाव में हैं। यथार्थवाद कहां होगा? यथार्थवाद शब्द नहीं आया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये आने वाला जो शब्द था, उस शब्द का अगर कोई मायने है तो वो यही है कि यथार्थवाद वहां होगा जहां अमूर्त मूर्त के दबाव में होगा, यानी वस्तु स्थितियों के दबाव में विचार होंगे। और इसीलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि बाल्जाक मार्क्स को इतने प्रिय थे, क्योंकि वहां स्थितियां स्वाभाविक तरीके से आगे बढ़ती हैं, और लेखक का जो अपना सोच है, उसका अपना जो विचार है, वो चीजों की उस स्वाभाविकता के आग्रह में दबा रह जाता है, और वास्तविकता अपना अर्थ खुद प्रकट करती है। इसी को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कथा स्थितियों के माध्यम से सत्य को प्रकट करने की या आयत्त करने की जो पद्धति है, उसके अवमूल्यन से बचना स्वयं में यथार्थवाद है, जो कि मुझे लगता है कि मुक्तिबोध की कई कहानियों में नहीं मिल पाता है। वैसे मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं मुक्तिबोध का, मैं ये बता दूं।